Hello, student. Welcome to all of you in this 11th chemistry class. So please join. आज के क्लास में हमको एल्काइन के बारे में बताना है। उससे पहले तुम लोगों को एल्कीन के बारे में, एल्कीन की कंप्लीट स्टडी तुम लोग कर चुके हो और आज हम एल्काइन बताएंगे। चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कि पहले एल्केन पढ़ा था, उसके बाद एल्कीन और उसके बाद आज हम एल्काइन के बारे में बताएंगे। तो आज के क्लास में हम एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं? एल्काइन। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिन हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होता है वो कहलाता है एल्काइन, और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एल्कीन कहलाता है। तो एल्कीन के बारे में पिछले दो क्लासेस में हमने बताया था तुम लोगों को, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था, बनाने की विधि, और उसके अलावा उनके केमिकल रिएक्शंस बताए थे। और आज की क्लास में हम एल्काइन के बारे में बताएंगे। तो ये एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें किन्हीं दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि यह है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्कीन के बारे में पढ़ चुके हो, यहाँ हम एल्काइन के बारे में बताएंगे। पहला मेंबर इसका है एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके मेंबर यहाँ पे सामने दिए हुए हैं। पहला मेंबर होता है एसिटिलीन, IUPAC नेम है इसका एथाइन। दूसरा होता है C3H4, जिसको कि प्रोपाइन कहते हैं IUPAC नाम, जबकि जनरल नेम इसका एलाइलीन है। और इसी तरह से अगला मेंबर है। अपने संगत एल्केन से जो एसिड एल्काइन होते हैं उनमें 4 हाइड्रोजन कम होता है। जैसे इसका संगत एल्केन जो है वो एथेन होगा, C2H6 होता है। तो इसका जो संगत एल्काइन होगा वो होगा, उसमें 4 हाइड्रोजन कम हो गए, यानी C2H6 से एथाइन में 4 हाइड्रोजन कम है। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइन में 4 हाइड्रोजन कम होंगे। तो सीरियली देख सकते हो, एल्केन से एल्कीन पे जब हम जाते हैं तो कार्बन उतना ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, और एल्केन से एल्काइन पे जब हम आएंगे तो कार्बन उतना ही रहेगा लेकिन हाइड्रोजन 4 कम हो जाएगा। अब नाम पता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं, और अगर जैसे इस तरह की चेन है तो कार्बन एटम्स का नंबर इधर से करते हैं, जिधर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो 1 2 3 4। तो ये ब्यूटीन से बना है, ब्यूटेन से बना है, ब्यूटाइन, लेकिन पहले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम होगा ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन। तो ये है नाम तंत्र, इस तरह से नाम लिखा जाता है। IUPAC नेम इस तरह से लिखे जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ
एल्काइन। एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तब उसने बताया था कि एल्काइन के दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये कार्बन दोनों sp हाइब्रिडाइज होते हैं और ये दोनों एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और बाकी की जो 2 p ऑर्बिटल दोनों के पास अनहाइब्रिडाइज होती है, असंकरित होती है, वो दोनों पाई बॉन्ड बनाती है। तो इस तरह से CC ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। जबकि एल्केन में क्या होता है, ये एल्केन का फॉर्मूला है, इसमें दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और एथिलीन में जिसमें कि CC डबल बॉन्ड होता है, इनके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है जो बीच में है, बाकी ये 2 पाई बॉन्ड है, और इधर कार्बन जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। इसका और जो है क्लियर स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हो, किस तरह से होता है। इसमें हाइड्रोजन 2 इस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं। 2 जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बनाती हैं दोनों कार्बन की, और जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो आपस में जुड़ करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में जरूर बनाना। उसके बाद है एसिटिलीन बंध की प्रकृति और एल्काइनों की अभिक्रियाशीलता, यानी नेचर क्या होता है। एसिटिलीनिक बंध क्या होता है, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन के बीच में, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो इनका नेचर क्या होता है ये हमें जानना है। एल्काइनों में उपस्थित कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। एल्काइन 2 पाई बंधों की उपस्थिति के कारण अभिक्रियाशील होती हैं। चूंकि पाई बॉन्ड ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और चूंकि इसमें 2 होते हैं तो इनकी अभिक्रियाशीलता एल्केन के मुकाबले अधिक होती है। अब आते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन और उसके मोनो एल्किल ग्रुप। अब एक हाइड्रोजन हटा के एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसको कहेंगे मोनो एल्किल ग्रुप की अम्लीय प्रकृति होती है। ये किस रिएक्शन से साबित होता है कि जब इसको हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो इस दोनों 2 सोडियम एटम हाइड्रोजन को विस्थापित करके इस तरह से एसिटिलाइट बनाते हैं। तो सोडियम एसिटिलाइट का बनना एसिटिलीन की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। एसिटिलीन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ एसिटिलाइट इस तरह से Ag2C2 का सफेद ऑक्साइड बनाती है। उसी तरह से जहाँ जैसे यहाँ Na है तो यहाँ Ag हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड Ag, तो ये कहलाएगा सिल्वर एसिटिलाइट्स का सफेद ऑक्साइड बनाएगी। उसी तरह से अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ Cu2C2 बनाती है। तो ये अभिक्रियाएं क्या साबित करती हैं, एसिटिलीन के अम्लीय प्रकृति को साबित करती हैं। एसिटिलीन की अम्लता जल से कम परंतु एथेन या एथिलीन से अधिक होती है। तो ये अम्लीय में सभी ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। जो अम्लीय एसिड है प्राकृतिक अम्लीय प्रकृति में सभी ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि यहाँ 2 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड जो है इस तरह का रिएक्शन, बल्कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड देखो अनअफेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है जिससे कि लूज करना हाइड्रोजन को आसान होता है, तो सोडियम जो है उसकी जगह ले लेता है। अम्लीय प्रकृति किस तरह से एसिटिलीन की बीच में होती है, इधर वो इन सब की अम्लीय प्रकृति जो क्या है इससे ज्यादा है, और इधर जो ये आलू दिए हुए हैं इनकी कम है। अब यहाँ इसमें पढ़ सकते हो, ये सामने लिखा तुम्हारे सामने आ रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन परमाणु sp ढंग का संकरण होता है। इसमें अभी बताया है
कि कार्बन जो दोनों होते हैं एसिटिलीन के वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं। sp संकर ऑर्बिटल में s कैरेक्टर sp3 और sp2 संकर ऑर्बिटलों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण त्रिक बंधित कार्बन परमाणु एकत बंधित या युग्म बंधित कार्बन परमाणु से अधिक ऋण विद्युती होता है। ठीक है, त्रिक बंध इसका sp2 होने की वजह से s कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, जिसके वजह से कार्बन जो होता है ये इस पे निगेटिव चार्ज अधिक होता है। तो निगेटिव चार्ज जब अधिक होगा तो ये सोडियम मेटल को अपने तरफ आकर्षित करता है। तो यही चीज यहाँ बताई हुई है, जो लिखा है सामने, इसको नोट कर सकते हो। और इसलिए त्रिबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ी हाइड्रोजन अधिक अम्लीय होती है और आराम से किसी भी मेटल एटम आयन से विस्थापित हो जाती है। तो ये अम्लीय प्रकृति है, इसको नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लो। और उसके बाद हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस पे आते हैं। ठीक है, जब तक नोट कर लो, हम रुके हैं। ये क्या हुआ? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मैम, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ ठीक है, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आता है कि अम्लीय प्रकृति बनाओ एसिटिलीन के का, तो उसका इसका आंसर यही लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं एल्काइनों के बनाने की विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसका वो है ये प्रयोगशाला विधि, कैल्शियम कार्बाइड पे जल की क्रिया द्वारा। ये कैल्शियम कार्बाइड है, जल से इसकी क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम अलग हो जाता है, जल के OH को लेकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एसिटिलीन बनती है। उसके बाद दूसरी विधि है सोडियम एसिटिलाइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया। सोडियम एसिटिलाइड, ये मोनोसोडियम एसिटिलाइड है। क्यों? क्योंकि एसिटिलीन से यहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन विस्थापित करके एक सोडियम जुड़ा है, तो इस माइनस और इस पे प्लस। अभी अम्लीय प्रकृति में पढ़ा तुमने कि जब ये C ट्रिपल बॉन्ड C से जो अगला एटम कार्बन से जुड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो जब सोडियम धातु का एटम जुड़ा है तो वो भी पॉजिटिव है। तो ये माइनस ये प्लस, मोनोसोडियम एसिटिलाइड मतलब इसका हाइड्रोजन ये विस्थापित नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन विस्थापित होकर सोडियम जुड़ा है, तो ये कहलाता है मोनोसोडियम एसिटिलाइड। इस पे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं। द्रव अमोनिया यहाँ पे कैटलिस्ट है, इसकी उपस्थिति में इन दोनों का रिएक्शन होता है तो एथिल एसिटिलीन बनता है, यानी ब्यूट 1 आयन। अब इसको हम CH2 और CH3 भी लिख सकते हैं, तो 4 कार्बन हो गए, तो ब्यूट 1 और इधर से कार्बन एटम से नंबर करोगे तो नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आयन। तो ये दूसरा मेथड है कि सोडियम एसिटिलाइड की एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड। उसके बाद आ जाते हैं सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड एसिटिलीन या उसके मोनो एल्किल व्युत्पन्न की द्रव अमोनिया में सोडामाइड से क्रिया द्वारा। एसिटिलीन की सोडामाइड से क्रिया कराते हैं द्रव अमोनिया में, तो ये मोनोसोडियम एसिटिलीन जो ये यहाँ पे बन रहा था। तो ये रिएक्शन इसलिए बताया कि कैसे ये मिलता है, इसका रिएक्शन इससे कराते हैं तो मोनोसोडियम एसिटिलाइड बनता है और अमोनिया अलग हो जाती है। यहाँ पे NH2 है, एक हाइड्रोजन लेकर के अमोनिया बन गई और ये यहाँ पे Na जो है इससे जुड़ जाता है। उसके बाद अब ये जो तुम्हारी ये है CH प्रोपिलीन है, ये प्रोपाइन, इसका रिएक्शन कराते हैं इससे द्रव अमोनिया से, तो मोनोसोडियम प्रोपिलाइड बनता है। एसिटिलाइड है ये प्रोपीन है।
तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें ये क्या दिखाया है कि जो ये बनता है मोनोसोडियम एसिटिलाइट्स वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहले इन दोनों रिएक्शन से पहले ये प्रोडक्ट मिलता है, फिर उसकी एथिल ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें एथिलीन बनता है, यानी एल्काइन बनता है। उसके बाद दूसरा है एसिटिलीन टेट्राहाइलाइड की जिंक से क्रिया। तो टेट्राहाइलाइड मीन्स चाहे क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, तो यौगिक किसी तरह के होंगे। एसिटिलीन टेट्रा ब्रोमाइड है, ये जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो Br2 ये सब अलग हो जाता है, Zn के साथ चला जाता है और ये क्या बनती है, एसिटिलीन। उसके बाद अगली विधि है ये विक डाइहाइलाइड। विक डाइहाइलाइड मतलब जो दो हैलोजन के एटम हैं वो अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे, तब ये कहलाएगी विक डाइहाइलाइड। तो विक डाइहाइलाइड 1,2 के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है और हैलोजन भी, तो दोनों Br भी बाहर निकलेगा एक एक करके और एक हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड है ये, KO से रिएक्शन होता है, एथेनॉल की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो पहले वाइनिल ब्रोमाइड बना, यानी एक ब्रोमीन और एक। मैम ये फोन नंबर वाला क्या है, नहीं हाँ? दिख रहा है सही। क्या क्या है, डाइहाइलाइड VIC क्या मैम, हाँ VIC। मतलब इसका मतलब क्या हुआ मैम? तो मतलब ही तो बता रहे हैं कि ये कार्बन चेन है, जब ब्रोमाइड दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई है तब इसको विक कहेंगे। अगर एक ही कार्बन से दो ब्रोमाइड जुड़ी होती तो उसको जेम कहते हैं। विक का मतलब है कि इस चेन में अलग अलग कार्बन से दो ब्रोमाइड जुड़ी हुई है। तो इसका रिएक्शन जब इससे हो रहा है तो एक ब्रोमीन पहले अलग हुआ और एक हाइड्रोजन अलग हुआ, यहाँ से BrH2O बन गया वाइनिल ब्रोमाइड। अब ये वाइनिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एमाइड से कराते हैं तो फिर एसिटिलीन बनता है और NaBr और ये सारी NH2 जो है इधर से एक हाइड्रोजन लेकर के NH3 बना लेता है, Na इस Br के साथ NaBr बना लेता है और एसिटिलीन बनती है। अब ये वो विक था और ये जेम है, अभी बताते हैं इसको। एल्कीन डाइहैलाइड, इसमें भी देखो ये कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन है तो दो ब्रोमाइड जुड़े हैं, दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं तो इसको कहेंगे विक प्रोपीन डाई ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन सोडियम एमाइड से हो रहा है द्रव अमोनिया की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे चूंकि कार्बन ज्यादा है तो यहाँ प्रोपाइन प्लस NaBr प्लस 2NH3। तो रिएक्शन नोट करते रहना कॉपी में। उसके बाद है जेम डाइहैलाइड। अभी उसमें बताया था कि जब दो अलग अलग कार्बन से Br या Cl जुड़ा होगा तो विक डाइहैलाइड कहलाएगी। और यहाँ क्या है, एक ही क्लोरीन से CH3 से सिर्फ इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जबकि यहाँ CH से ये Cl2 इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये कहलाएगा जेम, GEM, जिम डाइहैलाइड। तो ये क्या है, एथिलीन डाई क्लोराइड, इसके विहाइड्रोहैलोजनीकरण से तो KOH से रिएक्शन होगा एथिलॉल के साथ, तो पहले वाइनिल क्लोराइड बना, यानी H निकल गया इसमें से और एक Cl निकल गया तो वाइनिल क्लोराइड बना KClH2। फिर इस वाइनिल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम एमाइड से होता है तो एसिटिलीन बनती है और साथ में NaCl और NH3। उसी तरह से ये दूसरा रिएक्शन है एल्किलीन डाइहैलाइड की द्रव अमोनिया में सोडियम एमाइड से अभिक्रिया करने पे ये प्रोपिलीन डाइक्लोराइड है। इसमें भी देखो एक कार्बन से दोनों क्लोराइड जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और 2 क्लोराइड और इधर एक कार्बन, तो ये भी जेम है, जेम डाइक्लोराइड। सोडियम एमाइड से रिएक्शन होता है द्रव अमोनिया की प्रेजेंस में तो प्रोपाइन बनता है और साथ में ये प्रोडक्ट बनते हैं क्या, अमोनिया और NaCl। इसी तरह का ये भी रिएक्शन है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड।
कंपाउंड है, लेकिन ये क्योंकि एक कार्बन से 2 क्लोराइड जुड़ा है तो ये भी जेम है। तो ये सारे रिएक्शन किसके थे? जेम डाई हैलाइड का बीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों कार्बनिक पदार्थ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अगली विधि है आयोडोफॉर्म या अनहेलोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर। आयोडोफॉर्म का फार्मूला होता है CH3 ट्राई आयोडोमेथेन, इसको कहते हैं, IUPAC नेम होता है। सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिलीन बनती है और साथ में ये 6AgI, आई जो है सिल्वर के साथ जुड़ करके सिल्वर आयोडाइड बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जरूर नोट करो अपने पास, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद दूसरा विधि है मैलेइक या फ्यूमरिक अम्ल। ये मैलेइक अम्ल या फ्यूमरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा। तो मैलेइक अम्ल, ये जब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो ये मैलेइक अम्ल है, 2 कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। मैलेइक अम्ल से हाइड्रोजन हटा के पोटेशियम जुड़ गया तो ये क्या हो गया? मैलेइक अम्ल का पोटेशियम लवण। इसका क्या कराते हैं? वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो वैद्युत अपघटन कराने पे एसिटिलीन बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2O। वैद्युत अपघटन कराने पे एनोड और कैथोड पे अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। अब जब जल में इसका विलयन है तो ये आयन देगा। मैलेइक अम्ल का पोटेशियम लवण है तो इसमें आयन इस तरह का होगा, ये मैलेइक आयन। ये जब वैद्युत अपघटन कराएंगे तो ये इस तरह से ये लूज करेगा CO2, 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाएंगे इस तरह से यहाँ पे CO2, और ये H ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलीन बनेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये रिएक्शन जो है वो एनोड का है, इसको नोट करना। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर प्रेजेंट है विलयन में, वो उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा जो बाद में वाटर बना लेगा। तो ये कैथोड की अभिक्रिया है और ये एनोड की अभिक्रिया है। हेडिंग क्या है इसकी? हेडिंग नोट करो पहले। मैलेइक या फ्यूमरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा। तो अगर यहाँ पे सोडियम साल्ट लेना है तो यहाँ Na लगा दिया जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम होगा। तो ये तो जनरल विधियां थी कि प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, जनरली कैसे बनाते हैं। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसका औद्योगिक निर्माण, यानी कमर्शियल लार्ज स्केल में जब हमें एसिटिलीन बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं। एसिटिलीन का औद्योगिक उत्पादन कैल्शियम और कार्बाइड पे जल की क्रिया से करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ 2200 से 2250 डिग्री सेंटीग्रेड तक विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको अलग कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें एसिटिलीन मिलता है और ये कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और इसका एपरेटस ये है, कैल्शियम कार्बाइड पे जल की क्रिया द्वारा एसिटिलीन के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उपकरण है ये पूरा ये सिस्टम है। यहाँ पे इसमें वाटर लेते हैं, ये ट्यूब है, इसमें कैल्शियम कार्बाइड रख दिया जाता है और इधर से इन दोनों के बीच ही ग्वाड सिलेंडर है, सारा एपरेटस इस तरह से सेट होता है। कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का रिएक्शन होता है तो यहाँ से ये एसिटिलीन बनती है जिसको इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। औद्योगिक स्तर पर एसिटिलीन एथेन या प्रोपेन और भाप के मिश्रण को 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बनाते हैं।
उसके बाद एसिटिलीन का संश्लेषण भी किया जाता है। कैसे किया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन से संश्लेषण के लिए क्या करते हैं कि एसिटिलीन का उसके तत्वों में संश्लेषण हाइड्रोजन गैस के वातावरण में कार्बन की छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करा जाता है। कार्बन की छड़ लेते हैं और हाइड्रोजन की उपस्थिति में विद्युत आर्क यानी डिस्चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट पर पास करते हैं, तो अब एसिटिलीन बनती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड है। ये है तुम्हारा जो कैल्शियम कार्बाइड से किस तरह से बनती है एसिटिलीन, और दूसरा किस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन से एसिटिलीन बनाते हैं। अब इसके बाद आ जाओ, इतना क्लियर हुआ? समझ में आया इतना? क्यों? जो लोग जुड़े हैं बताएं, बनाने की विधि समझ में आई? इन सारे रिएक्शंस को अपनी यस कॉपी, मैम, आ गए, आ मैम गया, हाँ आ गया मैम। रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट करना। ओके उसके बाद मैम। आ जाते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में C2 से C4 यानी पहला सदस्य क्या होता है? एथाइन, दूसरा प्रोपाइन और तीसरा ब्यूटाइन। ये तीन सदस्य जो होती हैं ये गैसें होती हैं। अगले 8 सदस्य C5 से C12 तक द्रव होते हैं और बाकी उसके आगे के ठोस होते हैं। एल्काइंस गंधहीन, रंगहीन होती हैं, अशुद्ध एसिड गंध लहसुन जैसी। एसिटिलीन की गंध लहसुन जैसी। हाँ? अल्काइन के सामान्य गुण कितने होते हैं? ये सामान्य गुण सामने दिखाई दे रहा है ना तुम्हारे? मैम C2 से C4 ऐसे। रासायनिक है। हाँ, रासायनिक अभी बताते हैं। C5 से C12 तक क्या है? द्रव, उसके बाद गैसें। उसके अलावा रंगहीन, गंधहीन है। अशुद्ध एसिटिलीन की गंध लहसुन जैसी होती है। इम्प्योरिटी मिली होगी तब वो लहसुन जैसी लगेगी, और वरना उसकी कोई गंध नहीं होती। एल्काइंस जल में अविलेय होती हैं, कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, एसीटोन, एथिल अल्कोहल आदि में विलेय होती हैं। और जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके गलनांक, पथनांक, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। अब आ जाओ एल्काइंस के सामान्य गुण। इसका जो प्रमुख रिएक्शन अभिक्रिया होती है ये होती है योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ट्रिपल बॉन्ड के वजह से ये सारे ये यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक। और असंतृप्त यौगिक योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि दहन, उनको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन से योग होता है तो क्या क्या बनता है ये देखो। पैलेडियम, प्लेटिनम या निकिल की उपस्थिति में अगर जो हाइड्रोजन से योग कराया जाता है एसिटिलीन का, तो पहले एथिलीन में बदलती है ये, फिर आगे एक अभिक्रिया कराने पे एथेन में बदलती है। तो ये पहले एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड से रिएक्शन होता है तो एथिलीन बन जाती है, वो टूट जाता है बॉन्ड। फिर अब 2 बॉन्ड में एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड है तो अगला पाई बॉन्ड टूटता है तो एथेन बनता है। इसी तरह प्रोपाइन है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से योग कराएंगे तो प्रोपीन बनेगा। फिर आगे फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ता है तो प्रोपेन बनता है। अब है लिंड-लार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइन हाइड्रोजन से योग करके एल्कीन बनाती है। एसिटिलीन हाइड्रोजन से क्रिया करके एथिलीन बनाती है। प्रोपाइन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके प्रोपीन बनाती। अब लिंड-लार अभिक्रिया अभिकर्मक क्या है ये नीचे दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट पर पैलेडियम उत्प्रेरक जिसमें लेड एसीटेट विष की अल्प मात्रा मिली होती है, लिंड-लार उत्प्रेरक कहलाता है।
अब ये सोडियम और अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है ब्यूटाइन का। सोडियम और अमोनियम की प्रेजेंस में दो तरह की अभिक्रिया देता है। लिंडलार उत्प्रेरक उपस्थित होगा तो सिस 2 ब्यूटीन बनेगा, और सोडियम और अमोनिया का उत्प्रेरक के रूप में होगा तो ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा। सिस और ट्रांस क्या है ये मालूम है? जिसमें दो सेम ग्रुप सामने सामने होते हैं वो ट्रांस फॉर्म कहलाता है, और जब ये अगल बगल इस तरह से होते हैं, सेम साइड में एक ग्रुप सेम साइड में एक तरह का ग्रुप, तो ये सिस फॉर्म कहलाता है। तो ब्यूटाइन के दो तरह की अभिक्रिया यहाँ देता है। लिंडलार उत्प्रेरक जो अभी ऊपर यहाँ पढ़ा ये प्रेजेंट होगा तो सिस 2 ब्यूटीन बनेगा, और जब सोडियम और अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करना इसको। उसके बाद है हैलोजन का योग। धातु हैलाइड की उपस्थित में एल्काइनों में Cl2 या Br2 गैस का योग दो पदों में होता है। हैलोजन का योग मतलब एसिटिलीन से Cl2, Br2 या I2 का रिएक्शन। तो दो पदों में ये रिएक्शन होता है। एसिटिलीन Cl2 से रिएक्शन करेगी तो पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये Cl1,2 डाइक्लोरोएथिलीन बन गया। उसके बाद फिर आगे ये रिएक्शन बढ़ेगा तो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन इस तरह से बनेगा। इसी तरह प्रोपाइन का रिएक्शन Br2 से तो पहले 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपीन बनेगा, और उसके बाद फिर अगले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा Br2 और इस तरह से 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपीन बनेगा। एसिटिलीन, ये विक्रिया देख सकते हो। एसिटिलीन Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो एथिलीन बना, लेकिन जब प्रोपाइन होगा यहाँ पे Br2 से रिएक्शन करेगा तो ट्रांस 1,2 डाई प्रोपाइन बनेगा। अब हम इसकी क्रिया विधि पे आ जाते हैं। इसकी क्रिया विधि देख लो, बाकी की अभिक्रियाएं कल बताएंगे। इस तरह से एसिटिलीन, इसमें क्या होगा कि ये Br दो पार्ट में हो जाएगा, एक Br माइनस हो जाएगा और Br प्लस। Br प्लस इससे जुड़ करके इस तरह से चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बनाता है। अब ये Br माइनस बच गया, ये बाद में फिर इससे जुड़ करके Br इससे जुड़ जाएंगे। यहाँ प्लस है चूंकि, तो एक कार्बन से ये जुड़ा रहेगा, दूसरे कार्बन से Br माइनस जुड़ा रहेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक कार्बन पे प्लस चार्ज एक पे माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस कार्बन से और प्लस वाला ब्रोमाइड माइनस कार्बन से जुड़ जाता है। मैम एक बार रिएक्शन और बताइए। देखो, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक विदलन पढ़ा था। यहाँ ये बंध टूटता है तो ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास ले गया तो ये हो गया Br माइनस, और इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया तो Br प्लस। अब ये Br प्लस इधर इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर करते हुए इस तरह से चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बना लेता है। इसमें आगे रिएक्शन नहीं दिया है, आगे लिख लेना। अब ये ब्रोमाइड आयन, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक तरफ प्लस कार्बन पे चार्ज और एक तरफ माइनस, तो एक माइनस तो एक ब्रोमाइड जुड़ गया। अब प्लस कार्बन बचा हुआ है, उससे दूसरा ब्रोमाइड आयन जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CHBr सिंगल बॉन्ड CHBr। तो पहले स्टेप में एक बंध टूटता है और दूसरे स्टेप में दूसरा बंध टूटता है। अब एक रिएक्शन और देख लो, ये वाला हाइड्रोजन हैलाइड का योग। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HBr HCl या HI। तो अब जब रिएक्शन होता है दोनों के बीच तो H प्लस और माइनस Br माइनस होगा ये, तो
इधर भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर विस्थापित होगा तो एक तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ माइनस। तो प्लस हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कि माइनस चार्ज होगा, और ब्रोमाइड उससे जुड़ेगा जिसपे कि माइनस चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे ये H प्लस Br माइनस पहले इधर जुड़ गया, CH2 CHBr बना, डबल बॉन्ड हो गया। अब H प्लस Br कहाँ जुड़ेगा, H प्लस जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस कार्बन के पास जाएगा, और Br उसके पास जाएगा जिसके पास की हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ Br2 देखो उस कार्बन के पास आया जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और H उसके पास गया जिसके पास की हाइड्रोजन ज्यादा था, CH2 था यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो इस टाइम खत्म हो गया है। हम इस रिएक्शन, आगे के रिएक्शन बाद बताएंगे, इसको खाली समझ लो। HBr में मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है कि जब इस तरह की हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ तो ये दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर है, तो एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया और एक तरफ ब्रोमाइड जुड़ गया, तो ये बना H2 CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अब जब अगले हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया होगी तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमाइड उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, इस तरह से। तो ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ का नियम। ये एथिलीन वाला चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें भी ये चीज बताई थी। यहाँ पे देखो इस तरह का कंपाउंड है, तो Br कहाँ जा रहा है, जिसके पास की बिल्कुल ही नहीं है हाइड्रोजन, उससे Br जुड़ेगा, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है, जिसके पास की हाइड्रोजन है। उसी तरह से अगला स्टेप होगा। इसी तरह की क्रिया दूसरे हैलोजन अम्लों के साथ भी होती है। तो इसकी क्रिया विधि हम कल के क्लास में बताएंगे, ठीक है। आज टाइम खत्म हो गया है, बल्कि क्या चीज मैम कल भी क्लास होगी? हाँ, कल भी क्लास होगी। कल वही इसी टाइम होगी, 2 बजे क्लास होगी। कल कॉलेज भी जाना है, जब लौट के आएंगे तो 2 बजे से लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, से तुम लोग ज्वाइन कर लेना। तो इसकी क्रिया विधि हम कल के क्लास में क्रिया विधि बताएंगे। ठीक है। आवाज साफ जाती है, सुनाई देता है? यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, सबसे बोलो क्लास ज्वाइन किया करें, और कॉपी पेन वगैरह ले करके बैठा करो। रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट जो बताए उसको नोट कर लिया करो। समझ में आया? ये समझ लो, क्लास में समझ लो कि अब तुम्हारे सामने किताब खुली है, उसी में से बताते चल रहे हैं, है ना। तो सारा जो बताएं कि ये इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लो। ठीक है, चलो बाय।